PVN रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ नारनौल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर सतीश कुमार जी। मास्टर सतीश कुमार जी जो मतलब इस क्षेत्र विशेष में लेखन को लेकर के जहाँ तक मेरा अपना मानना है मतलब अव्वल दर्जे के लेखक भी हैं, कवि भी हैं। उनका एक दो काव्य संग्रह भी प्रकाशित हैं, अनुराग पंथ और दूसरा कौन सा है जी? प्रथम प्रसून। तो इनका जो सफ़र रहा है साहित्य का मतलब अध्यापन के साथ साथ और क्या क्या इन्होंने संघर्ष किया है लेखन को लेकर के, वो सारी बारीकी से जानकारी लेंगे मास्टर सतीश जियों से। तो करते हैं इनसे बात। तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार सर। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। PVN रिकॉर्ड्स चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं PVN रिकॉर्ड्स चैनल की सम्मानित टीम और सभी दर्शकों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल करके सम्मानित टीम यहाँ पर पहुँची है कोतकला से। तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं सर जी, क्योंकि आप जैसे मतलब मैं तो ये कहूँगा आप जैसे एक लेखन के कलाकार से रूबरू होने का हमें जो सुअवसर प्राप्त हुआ है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। नहीं आदरणीय नरेंद्र सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका बचपन है। मैं तो कोतकला में लगभग 5 साल रहा हूँ। हाँ। और वहाँ विद्यार्थियों से और गांव वालों से रूबरू हुआ हूँ। हाँ। और हमारी कोशिश यही रही है कि हम इस क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखार करके आगे लाएं। तो सर जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय, अपने परिवार और अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। जी मैं सतीश कुमार, गांव नारनौल से। हाँ जी। मेरे पिताजी का नाम श्री थामूराम जी और माता का नाम श्रीमती राजपति देवी है। हाँ जी। और मेरे परिवार में मेरी पत्नी सुमन सहित 2 बच्चे हैं। हाँ। लड़के का नाम नीलेश सियाग है और लड़की का नाम नमन सियाग है। हाँ जी। दोनों वो अध्ययनरत हैं अभी। तो आपका जो मतलब सरकारी जॉब पर आप लगे एज ए टीचर जी, तो कौन से सन की बात हो जब मतलब आप का हो रहा? हरियाणा शिक्षा विभाग में मैं 2 दिसंबर सन 1997 को प्राथमिक शिक्षक के रूप में प्रविष्ट हुआ। उसके बाद साथ साथ अध्ययन करता रहा और सन 2010 में मैं SS मास्टर के पद पर पदोन्नत हुआ। अच्छा। और सन 2013 में डायरेक्ट रूप से हिंदी प्रवक्ता के रूप में हरियाणा शिक्षा विभाग में आया। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मेरी प्रथम पोस्टिंग जिला फतेहाबाद में प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई थी। तो बीच में क्षमा कीजिए एक बात मैं भूल गया, तो आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका जो लेखन का कार्य है उसमें शिक्षा का सबसे अहम रोल है। आपकी शिक्षा के सत्र के बारे में बताइए। मास्टर नरेंद्र सर, मेरी जो शिक्षा है वो एक स्कूल स्तर पर गांव नारनौल में ही हुई है। हाँ। कॉलेज में मेरे को जाने का सौभाग्य नहीं मिला। अच्छा। और मैंने घर पर ही अध्ययनरत रह के 4 विषयों में MA किया है और अच्छा। 3 विषयों में हिंदी, इतिहास और राजनीति शास्त्र में UGC नेट भी किया है। अच्छा। B.Ed और M.Ed भी किया है। हाँ। और उसके बाद ये एस्टेट वगैरह क्लियर करके स्क्रीनिंग क्लियर करके मैं प्रवक्ता के पद पर हरियाणा शिक्षा विभाग में सन 2013 में आया हूँ। तो कौन सी जगह हुई थी पहली आपकी पोस्टिंग? मेरी प्रथम पोस्टिंग प्राथमिक शिक्षक के रूप में जिला फतेहाबाद के बनमुंदौरी गांव में हुई, जो आदरणीय मनीराम बागड़ी जी का गांव है। तो उसके बाद जो आपका ये लेखन का सिलसिला चला, आपका जो लिखने का रुझान था, वो कौन से सन में और किन को देख करके प्रेरित होकर के आपने मतलब लिखना स्टार्ट किया था? लेखन के रूप में तो मैं शुरू से ही आपकी रुचि रही है? मेरी रुचि रही है। और सन 2004 में मेरी एक प्रथम रचना नारनौल हुंकार समाचार पत्र में छपी थी, तेरे श्रम के प्रताप से। अच्छा। उसके बाद मैं सक्रिय रूप से लेखन के क्षेत्र में आया सन 2019 में। हाँ। और कोतकला से जब मैं बदली होके राजकीय उच्च विद्यालय खेड़ी जालम में आया। हाँ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े साहित्यकार
हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान आदरणीय श्री सहदेव जी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा उसी विद्यालय में वो कार्यरत थे। हाँ उनके सानिध्य में रह करके मेरे को लेखन के प्रति रुचि हुई। हाँ और उन्हीं के कहने पर मैंने एक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक रचना लिखी, मेरा ईमान है हिंदी। और उस रचना को आदरणीय सहदेव जी ने अपनी मासिक पत्रिका शांति धर्मी में उसकी गुणवत्ता को देख करके प्रकाशित किया। हाँ और मेरे को लेखन के प्रति और उत्साहित करते हुए और कुछ लिखने के लिए कहा। उनकी प्रेरणा से, आशीर्वाद से, उनके आशीष से मैंने दूसरी रचना मैं अपना कणिक प्रयास लिखूं हाँ इस शीर्षक से लिखी। उसकी गुणवत्ता को देख करके आदरणीय सहदेव जी ने उसको भी अगले मंथ के अंक में प्रकाशित किया। तो जहाँ तक मतलब लिखने की बात है, तो आज तक आपकी मतलब टोटल कितनी की रचनाएं होंगी जो मतलब काव्य को लेकर के और वो गद्य को लेकर के और पद्य को लेकर के? मेरी लगभग सभी रचनाएं पद्य को लेकर हैं। हाँ और गद्य में 4-5 ही लेख लिखे मैंने अब तक। हाँ और जहाँ तक पद्य की बात है, 2 मेरे काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हाँ। अनुराग पंथ, एक तो यही है अनुराग पंथ और प्रथम प्रसून के नाम से। प्रथम प्रसून जी। और इन काव्य संग्रहों में लगभग 100 कविताएं हैं। हाँ और वो उनकी भाषा थोड़ी ही संस्कृत निष्ठ भाषा है। अच्छा अच्छा। एक सामान्य हिसाब से कही तो थोड़ी क्लिष्ट भाषा है वो। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब साहित्य में केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो लेखन पद्धति है, जो लिखने का उनका स्वभाव है, क्लिष्ट शब्दावली प्रयोग की गई है। तो उसी हिसाब से आप भी मतलब नेचुरल और नॉर्मल भाषा लिखने के बजाय आप क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इसके पीछे क्या राज है? मास्टर नरेंद्र जी, देखिए, वास्तव में भाषा तो वो होनी चाहिए जिसको लोग समझ सके, अपने उद्गार प्रकट कर सकें। लेकिन जहाँ तक साहित्यिक भाषा का प्रश्न है, तो साहित्यिक भाषा तो वही होनी चाहिए जिसका एक स्टैंडर्ड हो, एक मानक हो। और जिसको विश्वविद्यालय स्तर पर या स्कूल स्तर पर विद्यार्थी या शिक्षित वर्ग वो देखे और समझे कि वास्तव में कुछ न कुछ कविता में जान है। क्योंकि यदि हम नॉर्मल भाषा में यदि हम आप जैसे विद्वान यदि लिखेंगे, तो जैसे निराला जी हुए हैं, महादेवी वर्मा जी हुए हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं, तो नॉर्मल भाषा उन्होंने साहित्यिक भाषा के उच्चतम स्तर तक लिखा, तभी जाकर के साहित्यिक भाषा जिंदा रही है। जी बिल्कुल सही है नरेंद्र सर, ये बात है। आदरणीय निराला जी की बात करें हम, तो उनकी रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन, युग, युगवाणी, ये ऐसी रचनाएं हैं जिनका एक मानक है। अगर इस मानक में, साहित्यिक भाषा के मानक में वो नहीं लिखते तो शायद ये रचनाएं प्रकाशित नहीं होती। तो उनकी मतलब राम की शक्ति पूजा है एक रचना, उनकी प्रथम लाइन है कि रावनु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयेउ अधीरा। तो अगर वो इस स्तर तक ना लिखते तो हिंदी का स्तर कहीं ना कहीं कम होता। जी बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई साहित्यिक व्यक्ति है तो उसको साहित्यिक भाषा में ही सृजन करना चाहिए। और एक बात और है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, कि मतलब इंसान जो देखता है तकरीबन उसी विषय के ऊपर लिखता है। इस बात को लेकर आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, और उन्हीं बातों से एक कवि को प्रेरित होना चाहिए। और कवि का वास्तव में धर्म भी यही है। उन बातों को, जो सामाजिक बातें हैं, समाज में घटित हो रही हैं, आसपास घटित हो रही हैं, अगर उन बातों को लेकर लिखे तो मेरे हिसाब में वो समाज के लिए एक दर्पण का कार्य करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लेखन से संबंधित आपको कितनी अचीवमेंट मिली हुई है? मतलब प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र, किस किस ने आपको सम्मानित किया और किस लेवल तक का आपकी रचनाएं मतलब पुरस्कार तक गई हैं? जी नरेंद्र सर, मेरी अनेक साहित्यिक मंचों पे मेरे को सम्मानित किया गया है।
मैं सबसे बड़ा नाम तो लूँगा हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था जींद के सम्मानित मंच का, हाँ। जिन्होंने पिछले अक्टूबर में मेरे को सम्मानित किया। राज साहित्य ने मेरे को सम्मानित किया। प्रयागराज साहित्य कला केंद्र ने मेरे को सम्मानित किया उत्तर प्रदेश से। हिंदी काव्य कोश ने मेरे को सम्मानित किया। और सर इसके अखिल भारतीय सत्र पर अनेक हिंदी साहित्यिक मंचों ने सम्मानित किया मेरे को। इसमें मैं सर नाम मैं बता देता हूँ। राष्ट्र प्रेमी सम्मान 2021 में समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत द्वारा मेरे को मिला है। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यश भारती सम्मान 2021 में मेरे को मिला है। गीना देवी शोध संस्थान भिवानी हरियाणा से मेरे को पंडित चंद्र भानु आर्य राजभाषा गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नव साहित्यिक परिवार भारत द्वारा राष्ट्र सारथी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य संगम संस्थान हरियाणा द्वारा अनेक बार मेरे को सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय साहित्य बौद्ध द्वारा हिंदी गौरव सम्मान 2021 दिया गया है। वर्तमान अंकुर साहित्य मंच द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाकार 2021 का सम्मान मिला है। साहित्यिक मंच गूंज कलम की द्वारा हिंदी साहित्य ज्योति रत्न सम्मान 2021 मिला है। कलम बोलती है साहित्यिक समूह द्वारा मुक्तक सारथी सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य सुधा मंच द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का जो 2021 का सम्मान था वो भी मिला है। कलम की ताकत साहित्यिक समूह द्वारा भगवान श्री गणपति बप्पा सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया गया है जी। अनेक पुरस्कार हैं सर। अच्छा, मतलब आपके जो रचनाएं हैं जी, वो ये ऐसा सुना है कि भारत नहीं, हरियाणा प्रदेश नहीं, भारत के बाहर भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। जी, ये आप जैसे सम्मानित और सज्जन दर्शकों का, श्रोताओं का या आपकी जो स्नेहधारा है उसी का परिणाम है कि मेरी रचनाएं भारत ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार अमेरिका के वाशिंगटन से भी 30-35 रचनाएं हम हिंदुस्तानी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। वो हिंदी समाचार पत्र है जी। हाँ। तो जब ऐसी मतलब उपलब्धि आपको प्राप्त होती है, विदेश 7 समंदर पार जाकर के आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, तो आपका जो लेखन कला है उसका 7 समंदर पार तक प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कितना गर्व महसूस होता है, कितनी खुशी महसूस होती है? सर, माँ भारती के लिए, हिंदी भाषा के गौरव के लिए अगर हम लिखते चले जाएं तो एक विशेष गर्व की अनुभूति तो होती ही है, लेकिन हमें इस मातृभाषा के लिए जितना कुछ भी लिखें वो बहुत ही कम है। तो आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, जो आपके शिष्य हैं जैसे या छात्र हैं, जो थोड़ा बहुत अभी लेखन जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो लिखने लग रहे हैं, तो उनको अच्छा लिखने के लिए और इस लाइन में ऊंचा उठने के लिए प्रेरणा स्वरूप आप क्या कहोगे? जो हमारे विद्यालयों के विद्यार्थी हैं जिनकी लेखन में रुचि है, हम उनको प्रेरित कर रहे हैं और बढ़िया लिखने के लिए। और ऐसे बहुत से स्कूल हैं, जैसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहनी मीरपुर है, वहाँ के विद्यार्थी लेखन के प्रति अच्छा रुचि रखते हैं और उनको प्रेरित भी करते हैं हम स्वलेखन के लिए। तो आपने मतलब आपकी जॉब के दौरान आपकी पोस्टिंग हुई है विभिन्न जगहों पर, तो सबसे ज़्यादा आपको रुचिकर, जैसे आपका जितना पढ़ाने में आपकी रुचि, बच्चों की भी उतनी पढ़ने में रुचि है, तो ऐसा माहौल आपको किन किन स्कूलों में मिला? आदरणीय नरेंद्र सर जी, ऐसा माहौल मेरे को सर्वप्रथम जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोतकला का स्कूल है, वहाँ के जो छात्र हैं, छात्राएं थी, उनके प्रति मैं बड़ा समर्पित रहा हूँ और उन विद्यार्थियों ने भी उतनी ही तन्मयता से मेरे को सुना है और उनकी रुचि भी रही है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ उन विद्यार्थियों को देने का पूरा बरकस प्रयास किया है और विद्यार्थियों का भी उतनी ही तल्लीनता से उस कार्य में रुचि रही है। तो सर जी, ऐसा कहा जाता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। पढ़ाई के दौरान अध्यापक जो मतलब बच्चे का जो मानसिक पटल होता है वो बिल्कुल कोरा होता है, उस पर जो मतलब जो पढ़ाता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो
मतलब टीचर को फॉलो करते हैं और अपने आप को उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण स्थान मानते हो आप, मतलब एक सभ्य समाज के निर्माण में अध्यापक का जो योगदान है उसको? सम्मानित पीवीएन चैनल की टीम को मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर कितने भी बड़े पद को अगर ग्रहण करता है तो उसमें सर्वप्रथम स्थान आदरणीय शिक्षक जी का होता है। और ये शिक्षक का तो है ही, वास्तव में विद्यार्थी एक कोरे कागज के समान होता है। उस पर शिक्षक जो भी अंकित करेगा और वही उस पर उभर के आएगा। तो मेरी ये लगन रही है, कोशिश रही है कि हम विद्यार्थियों को अच्छा दें ताकि वो राष्ट्र का एक सभ्य नागरिक बन सके, जिससे देश का विकास हो, देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे। ऐसा कोई अवसर मिला है किसी टीवी चैनल पर या रेडियो चैनल पर आपको अपनी स्वयं के द्वारा लिखी हुई रचनाओं को काव्य पाठ करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ हो? जी नरेंद्र सर, मेरे को 26 जनवरी 2022 को आकाशवाणी हिसार के द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर एक काव्य गोष्ठी में शामिल करने का निमंत्रण मिला था। मैं उसमें शामिल भी हुआ था और सूरमाओं की पुनीत धरा के नाम से एक मेरी मौलिक रचना थी, वहाँ पर मैंने उसको गाया भी था। अच्छा जी। तो कैसा माहौल था वहाँ पर? आकाशवाणी शायद वहाँ पर बनभोरी से आज़ाद दूहन जी हैं वहाँ पर। जी हाँ, उस आकाशवाणी हिसार में आदरणीय दून साहब कार्यरत हैं। जो मेरा काव्य गोष्ठी थी वो मैडम शर्मा के नेतृत्व में थी। और काव्य गोष्ठी में हम 3 ही व्यक्ति थे। जो भारत की जुडिशरी में जो जज हैं आदरणीय सूर्यकांत जी, उनके बड़े भाई वो थे हमारे साथ। और इलाहाबाद से एक बहुत ही सम्मानित साहित्यकार अमरकांत जी थे हमारे साथ, और तीसरा मैं था। अच्छा जी। तो मास्टर जी ये बताओ कि वर्तमान जो दौर है जी, इसमें मतलब आज के समय में आप जैसे विरले कुछ लेखक हैं, बहुत कम मतलब अपने क्षेत्र विशेष में बहुत कम राइटर और बहुत कम लेखक हुए हैं। इसमें मतलब आप किस चीज़ को सबसे बड़ी कमी या खामी मानते हो कि बहुत कम है अपने क्षेत्र विशेष में? शिक्षा की कमी मानते हो या मतलब किसी रूढ़ी को? सर इसमें दोनों ही मानता हूँ मैं, रूढ़िवादिता को भी मानता हूँ और शिक्षा को भी मानता हूँ। अगर रूढ़िवादी तो है ही, आज भी बहुत से व्यक्ति मिल जाते हैं जो रूढ़ियों की वजह से जो शिक्षक के पेशे को तो अपनाए हुए हैं, परंतु उनका विद्यार्थियों से गहन नाता नहीं है। केवल और केवल वो वेतन लेने तक ही सीमित हैं। तो सतीश जी, आपने अपना कीमती समय निकाल करके मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इतना कीमती समय निकाला और इतना अच्छा दिशा निर्देश दिया जो मतलब नए कवि हैं उनके लिए भी, तो उसके लिए आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सम्मानित पीवीएन चैनल की टीम को भी मैं अपना बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके मुझ जैसे अदने कवि के पास पहुंचे। धन्यवाद। नहीं, अदना तो मैं आपको नहीं कहूँगा। ये थे हमारे साथ मास्टर सतीश जी, और इनकी इस बात पर मेरे द्वारा लिखित 2-4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि बढ़ा कदम तेजी से पथ तय कर अपना, हार मत संघर्ष कर, होगा साकार तेरा सपना, कोशिश करके तो देख। तो गुरुजी जो कोशिश करता है वो अदना नहीं होता, वो शिखर में जाता है। तो परमपिता परमात्मा और माँ सरस्वती आपकी कलम को इसी तरह निखारती रहे और भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य की हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो साहित्यिक वीडियो आपको कितनी पसंद आई, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें मतलब कमेंट ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय हरियाणा।